दोस्तों नमस्कार। बीएमएस संस्कृत फर्स्ट ईयर लेक्चर 4 में आपका बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू संस्कृत। जो भी अपने को संस्कृत के आगे जो पढ़ने वाले हैं, चाहे वो संधि हो, कारक हो या फिर समास हो, उन सभी में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ होगा उनको पढ़ेंगे अपन। और टर्मिनोलॉजी में अभी ये पहला लेक्चर है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो टर्मिनोलॉजी है, पहला टर्म है गुण। गुण किसे कहते हैं तो उसके बारे में एक श्लोक दिया हुआ है। आदेंग गुण अर्थात अ, ए, ओ, इन 3 वर्णों को गुण कहा जाता है संस्कृत में। कहीं पे भी अगर मैं आपको बताऊं कि गुण वर्ड, तो आप समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अ की, ए की और ओ की। इन तीनों वर्णों को क्या बोलते हैं हम कंबाइनली? गुण बोलते हैं। ठीक है, जब हम गुण संधि पढ़ेंगे तब ये आपको समझ में आएगा, ये चीज़ और क्लियर होगा। आदेंग गुणा, गुण किसे कहते हैं? डेफिनेशन ऑफ गुण। तो 3 अक्षर है अ, ए, ओ, है ना। अत एंग गुणा, ये भी एक संस्कृत में इनको डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका है। ठीक है, आगे देखते हैं वृद्धि। वृद्धि मतलब कहते हैं ना किसी चीज़ की वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गई, इंक्रीजमेंट हो गई। तो देखो क्या है, अ की वृद्धि मतलब दीर्घ क्या फॉर्म होगा? आ। ए का दीर्घ फॉर्म क्या होगा? ऐ। और ओ का दीर्घ फॉर्म क्या होगा? औ, है ना। तो यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ देखो, आ, ऐ, औ, इन 3 वर्ण को क्या बोलते हैं? वृद्धि। क्लियर हुआ? गुण किसे कहते हैं, वृद्धि किसे कहते हैं? गुण में के जो दीर्घ फॉर्म होते हैं उसे वृद्धि कहते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। संयोग। संयोग किसे कहते हैं? देखो, जब 2 व्यंजन इस तरह से मिले हो कि इनके बीच में स्वर ना हो तो उन्हें बोलते हैं संयोग। ऐसे समझो, क्या लिखा हुआ है संस्कृत में संयोग को डिफाइन करने का तरीका? हलो अनंतरा संयोग। मतलब हल मतलब होता है व्यंजन। व्यंजन के बीच में अगर स्वर ना हो तो उन्हें संयोग कहते हैं। मतलब 2 या अधिक व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ना हो तो उसे संयोग कहते हैं। जैसे देखो, त्र, मैं आपको बताया था जब अपन पढ़े थे संयुक्त व्यंजन, बताया था आपको याद होगा संयुक्त व्यंजन के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि श, त्र, है ना, ये न्य बोलो या ज्ञ। ठीक है, तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन के एग्जाम्पल है। तो यहाँ देखो त्र कैसे बना, तो ये क्या है? व्यंजन है ना। यहाँ पे अपन स्वर नहीं लिए। अगर पूरा व्यंजन की बात करें तो ये तो कैसे बनता है? व्यंजन प्लस इसमें अ स्वर जुड़ता है तब बनता है। तो अपन सिर्फ इसकी बात करें तो इनके बीच में और फिर र, ये जो अ है इसको कैलकुलेट नहीं किया गया तो उसको बोलते हैं संयोग। क्लियर है? आगे देखो अनुनासिक। आपको याद होगा नासिक, पहले तो समझते हैं नासिका किसको बोलते हैं। नासिका मतलब नाक, नासिका मतलब नोज। याद होगा आपको, जब मैं उच्चारण स्थान पढ़ाया था तब मैं आपको बताया था क्या, यमंगना नाम नासिका, है ना, एक सूत्र बताया था। तो इन अक्षर को छोड़ के बाकी जो भी अक्षर होंगे उनको क्या बोलेंगे? अनुनासिका। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो वर्ण नासिका की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, समझे, जो वर्ण नासिका की सहायता से नहीं बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिका कहते हैं। एग्जाम्पल क, ख, ग, घ इत्यादि, ये सब क्या है? अनुनासिक। क्लियर है? ये बहुत जितने भी वर्गीय व्यंजन होगा, चाहे वो क वर्ग के इस लास्ट लेटर को छोड़ के, सभी के लास्ट लेटर को छोड़ के, चाहे वो च वर्ग हो, इसके भी लास्ट लेटर को छोड़ दो, ट वर्ग हो, इसके लास्ट लेटर को आप मत कैलकुलेट करो क्योंकि ये सब तो नासिका होते हैं। तो इन सभी बाकी जो बचे उनको क्या बोलेंगे? अनुनासिका। क्लियर है? चलो अगला टर्मिनोलॉजी समझते हैं। अगला टर्मिनोलॉजी है अपने पास सवर्ण। सवर्ण नाम से भी क्लियर है, समान वर्ण, है ना। सवर्ण का डेफिनेशन क्या कहता है? तुलस्य प्रयत्नम। यहाँ पे आप देखोगे बुक में लिखा है सवर्णम। सवर्णम मतलब जिनका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान हो, ऐसे वर्णों को बोलते हैं क्या? सवर्ण। देखो, जिन 2 या अधिक वर्णों का उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न समान हो उन्हें सवर्ण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? अ, आ, इनका देखो उच्चारण स्थान भी सेम है। याद करो, अकुह कंठ, अकु विसर्जनीयाम कंठ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और प्रयत्न देखो, ये प्रयत्न भी सेम है, इसका अभ्यंतर प्रयत्न, है ना, मैं बता चुका था। ई, उ, ये सब क्या है? सवर्ण है। ठीक है, आगे देखो प्रत्यय के बारे में समझते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? धातु प्रतिपादिक के अंत में जो जोड़ते हैं
जो जुड़ता है उन्हें प्रत्यय कहते हैं। पहली बात तो धातु क्या होता है, धातु मतलब वर्ब। वर्ब जैसे कि मान लो हंसना, हंसना को संस्कृत में क्या कहते हैं, हस, हस धातु। अब हंसता है मान लो प्रेजेंट टेंस में है तो अपन कहेंगे हसती, ठीक है। या फिर वो हंसा था तो अहसत। ऐसे अपन ये जो है हस मतलब धातु, धातु के बाद लगने वाला जो चीज़ है वो जो उसकी टेंस को बताए, जो उसकी एक्टिविटी को फॉर्म को बताए, तो वो चीज़ प्रत्यय होता है। तो ये धातु हो गया। प्रतिपादिक क्या होता है, इसको अपन जस्ट कुछ देर बाद समझेंगे प्रतिपादिक क्या होता है। इन सब के अंत में जो जुड़ता है उन्हें प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो भू, भू एक वर्ब है, भू मतलब होता है होना, है ना, टू हैपन। भू मतलब होना। अब हो, अभी हो रहा है या हो गया या होने वाला है, इस चीज़ को हम इसके सामने में प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे भू प्लस तिप प्रत्यय, तो क्या बना, भवती। भवती मतलब हो रहा है या होता है ना, ठीक है। जैसे राम है, अब देखो राम क्या है यहाँ पे, राम सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, राम जो है वो सिर्फ संस्कृत में राम का कुछ मतलब नहीं होता है, याद रखना। संस्कृत में राम कोई पद नहीं है, लेकिन राम के आगे में हम अगर विसर्ग लगा देते हैं तो वो एक प्रत्ययी मतलब एक पद बन जाता है। रामः, रामः इज अ करेक्ट फॉर्म इन संस्कृत, राम इज नथिंग, ठीक है। तो ये राम को क्या कहेंगे अपन, ये आपको आगे समझ में आएगा। तो आप ये देखो राम के सामने में, राम एक्चुअली प्रतिपादिक है, तो प्रतिपादिक क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। राम प्लस अंश या रंस जो भी पढ़ो, तो ये रंस प्रत्यय लगने के बाद क्या बनता है, रामस्य, ठीक है। तो आपने पढ़ रखा होगा कि शब्द रूप में अपन कहीं देखते हैं जैसे मान लो रामः या देवः, है ना, देवः, या फिर कहीं देखते हैं रामम या रामस्य, ये कैसे बन गया, रामाय ये कैसे बन गया, या देवाय, जो भी है। तो इस मतलब इस राम के साथ कुछ तो जुड़ा, दैट इज प्रत्यय। प्रत्यय जुड़ने जिसको हम बोलते हैं सुप प्रत्यय, क्या बोलते हैं, सुप प्रत्यय। सुप प्रत्यय का एक फॉर्म होता है सु औजस टाम, है ना, अम औटसस, ये सब चीज़ होता है। आपको क्लियर होगा आगे मैं पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। चलो अगला टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। यहाँ देखो अगला टर्मिनोलॉजी है विभक्ति। विभक्ति कितने होते हैं, है ना, संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ठीक है। संबोधन को विभक्ति नहीं काउंट करते। संबोधन में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति, संबोधन को हम प्रथमा विभक्ति के अंदर ही काउंट कर लेते हैं, इसीलिए हम संस्कृत में सिर्फ 7 विभक्ति लेते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में 8 विभक्ति होती है ना, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है, ठीक है। तो संबोधन को हम प्रथमा विभक्ति में ही काउंट करते हैं, याद रहेगा। अच्छा, वैसे आपको बिल्कुल परेशान मत हो, जब अपन कारक समास वगैरह सब पढ़ लेंगे, संधि, कारक, समास सब पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये संस्कृत वाकई बहुत आसान है, उतना टफ है ही नहीं जितना आप सोचते हो, ठीक है। चलो अगला यहाँ देखो टर्मिनोलॉजी पद। पद मतलब सिंपल सी बात है, ये कभी भी आपको संस्कृत में अगर पूछा जाए पद किसे कहते हैं तो अब आप बताना सुप्तिगंतम पदम, मतलब पद मतलब मीनिंगफुल वर्ड। संस्कृत में जो भी मीनिंगफुल वर्ड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पद। क्लियर है। जैसे देखो इसमें अब ये सूत्र क्या कहता है, तो पहले तो ये कह रहा है सुप और तिंग अंतम पदम, मतलब ऐसे लेटर्स जिनके, ऐसे वर्ण या जो भी हो ग्रुप ऑफ लेटर जिनके आगे या तो सुप प्रत्यय लगे हो या फिर तिंग प्रत्यय लगे हों, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं पद। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो राम, राम क्या है, एक सब्जेक्ट है। राम के आगे अगर सुप प्रत्यय लगा दोगे, राम के आगे सुप प्रत्यय में मतलब ऐसे समझो राम प्लस सुप प्रत्यय का सु, तो ये बन जाता है रामः। रामः इज अ पद बिकॉज रामः मीन्स समथिंग, ठीक है। राम तो कोई शब्द ही नहीं है ना, कोई मीनिंगफुल पद ही नहीं है संस्कृत में। हिंदी में है, हिंदी में किसी व्यक्ति का, किसी विशेष का नाम हो सकता है, लेकिन संस्कृत में रामः शब्द को हम लेते हैं। उसी तरह तिंग कब लगाते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लो गच, गच मतलब होता है जाना, ठीक है, एक वर्ब है, धातु है गच। गच में अगर तिंग प्रत्यय लगाए, जैसे मान लो कि गच, ठीक है, प्लस तिंग प्रत्यय लगा दिए, मान लो तिंग प्रत्यय लगा दिए, जिसमें आ गया गच्छति, फॉर एग्जाम्पल बन गया गच्छति। तब ये गच्छति का मतलब क्या होता है, जाना या फिर जाता है। तो ये गच्छति इज मीनिंगफुल टर्म, ठीक है। गच एक धातु है, तो या तो धातु या कर्ता के सामने में सुप या तिंग
प्रत्यय लगाते हैं तो एक पद बनता है। तो यही लिखा हुआ है, जिस शब्द के अंत में सुप या तिंग प्रत्यय हो उसे पद कहते हैं। सुबंत पद, जैसे देखो रामः, रामौ, हरिः, गुरुः, ये सब मीनिंगफुल टर्म है। बहुत छोटी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आपको ये सब यही बेसिक है संस्कृत में, ठीक है, माफ़ कीजिए। तो रामः, रामौ, हरिः, गुरुः, ये सब विसर्ग या फिर ये रामौ, ये सब इनको एक मीनिंगफुल टर्म बनाते हैं राम शब्द को। ओके, देखो तिंग पद मैंने बताया था, तिंगंत पद जो है हमेशा वर्ब के साथ लगता है। जैसे पठ, पठ मतलब होता है पढ़ना, उसमें ती कैसे आया, तिगंत पद लगने के कारण, तिगंत प्रत्यय लगने के कारण। तो पठती, लभते मतलब प्राप्त करता है, जानती जानता है, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ। विभक्ति किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। चलो आगे देखो, प्रतिपादिक, मैं आपको पहले बताया था प्रतिपादिक यहाँ पढ़ने वाले हैं। प्रतिपादिक का डेफिनेशन अपन प्रत्यय में पढ़े थे, है ना। धातु या प्रतिपादिक के अर्थ में जो पीछे जो लगता है, अंत में लगता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ समझते हैं प्रतिपादिक क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है, अर्थ वद धातु धातु प्रत्यय प्रतिपादिकम, मतलब अर्थयुक्त, अर्थवद अर्थयुक्त, धातुर अप्रत्यय मतलब धातु रहित, जिसमें धातु नहीं हो, कोई वर्ब ना हो, उसका कुछ मीनिंग हो, और प्रत्ययंत रहित, उसके पीछे में कोई प्रत्यय भी ना लगा रहे, ऐसे शब्दों को प्रतिपादिक कहते हैं। जैसे राम, मैं आपको बताया था संस्कृत में राम को पद नहीं कह सकते, जबकि रामः को कहेंगे, राम को हम पद नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि पद का मतलब होता है मीनिंगफुल वर्ड। तो प्रतिपादिक क्या होते हैं, देखो ये अर्थयुक्त है, राम का कुछ ना कुछ अर्थ तो निकलेगा कि हाँ किसी का है, लेकिन संस्कृत की में रामः एक पद हुआ। इसके अलावा धातु रहित, राम में कोई एक्शन थोड़ी है, कोई वर्ब थोड़ी है। प्रत्ययंत, इसके सामने में कुछ प्रत्यय भी नहीं लगा है। अगर प्रत्यय लगा दोगे, मान लो सुप प्रत्यय लगाओगे तो हो जाएगा एक पद, जैसे राम। तो प्रत्यय अंत रहित शब्दों को प्रतिपादिक कहते हैं, जैसे राम, कृष्ण। तो कृष्ण को पद बनाना है तो अपन क्या करेंगे, कृष्ण, है ना, कृष्ण, ठीक है। लता इत्यादि। कृत तद्धित समास की भी प्रतिपादिक संज्ञा होती है। जब हम समास पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा, कृत तद्धित समास की भी प्रतिपादिक ही कहते हैं, ठीक है। चलिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर आयुर्वेद वाला